तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास फंक्शंस। तो पहले फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। हमने क्लास 11th में वैसे सबसे पहले एक बार फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता था, रिलेशन का एक स्पेशल केस होता था। अगर रिलेशन में कोई पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो होती है तो उस रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, मतलब क्या है, इसको मैं यहां से समझाता हूं ग्राफिकली। मान लो हमारे पास दो सेट्स है, ठीक है। ये पहला जो सेट है X, ये दूसरा जो सेट है Y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों सेट के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन है, मान लो जैसे कि यहां पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं 1, ये रिलेटेड है इसके एक दूसरे एलिमेंट 2 से। अगर यहाँ एलिमेंट ले रहा हूं 2, ये रिलेटेड है इसके अगले एलिमेंट 3 से। सपोज 3 रिलेटेड है यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट 4 से। तो इस तरह से एक रिलेशन डिफाइन है। क्लियर हुआ ये चीज? दो सेट्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन डिफाइन है। अब रिलेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्स के जो एलिमेंट है उसमें +1 कर दो तो वाई के एलिमेंट मिल जाएंगे, या वाई के एलिमेंट एक्स के एलिमेंट से एक ज्यादा है, +1 है। समझ गए? अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, तो उसके लिए यहां पर कंडीशन लिखी है। क्या लिखा है देखो, ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या लिखा है यहां पर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए मतलब पहले वाले सेट की बात कर रहा है, मतलब इसके सारे एलिमेंट के लिए हैज वन एंड ओनली वन इन इमेज इन बी, मतलब इसके सारे एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सभी के लिए एक इमेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 1 की 2 इमेज हो जाए, 1 की एक इमेज 1 से 2 और 1 से 3 दोनों हो जाए, तो अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ गए ये चीज? और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पर -1 एक एलिमेंट है और उसकी इमेज नहीं है यहाँ पर, मतलब तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। क्या ये क्लैरिटी आ गई फंक्शन होने की? ठीक है। एरो डायग्राम से समझना बड़ा आसान है। हर एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए और हर एलिमेंट से सिंगल एरो निकलना चाहिए, ठीक है। और अगर रोस्टर फॉर्म में देखते हैं तो उस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मतलब समझ गए ना, ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं 1,2, 2,3, 3,4। अगर इस फॉर्म में देख रहे हो तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे 1,2 भी आ रहा है, 1,5 भी आ रहा है, मतलब उसकी मल्टीपल इमेज हो गई 1 की। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ये कंडीशन है यहां पर। तो फंक्शन क्या है वो तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखते हैं, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब मान लेते हैं एफ एक फंक्शन है दो सेट्स के बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में, मतलब जैसा यहां पर हम बता रहे थे, ठीक है। और उसका एलिमेंट है ए कॉमा बी विच बिलोंग्स टू एफ। तो यहां पर जैसा हमने देखा 1,2 इस सेट से बिलोंग करता है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 की इमेज क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। समझ गए ये चीज? एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। तो इनको बोला जाता है प्री इमेजेस और इनको क्या बोला जाता है, उसकी इमेज। क्लियर ये चीज? ओके। अब ये वही चीज मैंने बताई, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और ये प्री इमेज जो मैंने कंसेप्ट समझाया। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर इस एग्जांपल को देखो क्या लिखा है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन। तो यहां पर सबसे पहले रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है, एन पे। एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, मतलब एन टू एन पे डिफाइंड है ये रिलेशन आर। अब रिलेशन आर की डेफिनेशन यहां से समझो क्या लिखी हुई है। रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, और x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। मतलब रिलेशन r के एलिमेंट अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या क्या होंगे। सबसे पहले x का सबसे छोटा नेचुरल नंबर वाला वैल्यू लोगे, वो क्या होता है, 1। तो x की वैल्यू यहां डालोगे 1। अब x1 डालोगे तो y कितना आएगा, 2। तो 1,2 इसका एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू हम डाल देते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 4। x की वैल्यू अगर मैं 3 डालूंगा तो y की वैल्यू 6। ऐसा करते हुए सभी के लिए आपको इमेजेस मिलेंगी। तो क्या ये समझ में आ गया रिलेशन का रोस्टर फॉर्म? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन
एंड रेंज ऑफ आर। तो पहले इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या है? 1 2 3, जो पहले एलिमेंट का जो सेट होता है वो होता है डोमेन। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारा इसका डोमेन, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा? यश क्या होगा? रेंज बता दो। वेरी गुड। तो ये जो सेकंड वाले एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? उसका रेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? कोड डोमेन क्या होगा इसका? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब ये वाला जो पूरा सेट होता है वो क्या होता है? कोड डोमेन होता है। ये तो हमने पहले भी रिलेशन में पढ़ा था, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे? तो वो दो कंडीशन चेक करो कि इस वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज है क्या। तो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज रहेगी। पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन, किसी की डबल इमेज होगी क्या? 1 की कितनी इमेज होगी? एक ही होगी। 1 की इमेज सिर्फ 2 आएगी, उसके अलावा और कुछ आ सकती है क्या? नहीं। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसका मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर आते हैं, ये सब एक्चुअली 11th के ही क्वेश्चन है, याद है क्या किसी को? ये 11th के ही क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो पहला वाला फंक्शन है कि नहीं, पहले बता दो। पहला वाला फंक्शन है, क्योंकि अभी 2 3 4 सारे एलिमेंट एक ही बार आ रहे हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट वो रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड वाला रिपीट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ये चीज? ये वाला फंक्शन है कि नहीं, चेक करके बताओ। नहीं, क्योंकि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट 2 बार रिपीट हो गया। क्लियर ये चीज? ये वाला फंक्शन होगा कि नहीं, ये बताओ। 1 2 3 4 5 6, यस ये भी फंक्शन होगा। अब यहाँ फंक्शन को चेक करने के लिए हम एक ही कंडीशन टेस्ट कर पा रहे हैं, सभी की सिंगल इमेज है कि नहीं, क्योंकि उसका डोमेन तो दिया नहीं है ना, इसलिए फर्स्ट कंडीशन हम चेक नहीं कर पा रहे। क्लियर ये चीज सबको? ओके, अब इसके बाद आते हैं अ फंक्शन विच हैज आइदर आर, ये आर का क्या मतलब है? रियल नंबर, और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये आप वर्ड सुनोगे कई बार अपने क्वेश्चंस में जब देखोगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू रियल मिले, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है? फर्दर if its domain is also R or a subset of R is called real function। मतलब ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन वो भी रियल नंबर है या उसका सबसेट है, तो उनको भी क्या बोलेंगे? रियल फंक्शंस बोलेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, इमेजिनरी फंक्शन नहीं। रियल का अपोजिट क्या होगा? इमेजिनरी फंक्शंस। ठीक है, ओके। अब कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये चीज समझ लो कि कोई भी फंक्शन होता है ना, तो उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और उसको कई बार वाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ x जो होता है इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है, और y जो होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट एलिमेंट। हर फंक्शन का मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स की जगह पे y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाता है। फिर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करते? वैल्यूज निकाल के, जैसे कि x और y जैसे हम क्लास 9th में करते थे ना, इस तरह से वैल्यू पुट कर करके x अगर 0 रखूंगा तो y क्या आएगा बताओ? x 0 रहेगा तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया? 0। x अगर 1 रहेगा तो 1, x अगर 2 रहेगा तो 4। अब नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, x अगर -1 रहेगा तो +1, x अगर -2 रहेगा तो +4। समझ में आया? तो इस तरह से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से यू शेप में बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, ये पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला जो हमने 11th में पढ़ा था ना, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप भूल गए 11th, इसलिए पूरा फिर से बता रहा हूं, और जो रिक्वायर्ड चीजें उतना बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या ये समझ में आ गया? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बताया, क्योंकि आप y एक्सिस में
फंक्शन की वैल्यू को प्लॉट करते हो, मतलब इमेज को प्लॉट करते हो, समझ रहे हो कि नहीं, और एक्स एक्सिस में उसकी प्री इमेज की वैल्यू लेते हो। जैसे कि अगर मान लो अगर कोई एक एलिमेंट है 1,2, ये फंक्शन का एलिमेंट है, फंक्शन से बिलोंग करता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(1) = 2, समझ गए ये चीज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = 1, y = 2, समझ गए कि नहीं। इसका मतलब ये एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और वो वाला पॉइंट कहां पर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है जहां x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यहां ये चीजें क्लियर हो गई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हम स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है f(x) = x, मतलब जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा, जो प्री इमेज होगी वही इमेज होगी, समझ गए ये चीज। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y = x, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप क्या होगा 1, कहां से पास होगी, ओरिजिन से। ये बन गया उसका ग्राफ, समझ गए। इसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। नाम से इसलिए याद रखना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर ये चीज। अच्छा, डोमेन और रेंज तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अब ये बताओ, क्या ग्राफ देख के डोमेन और रेंज बता सकते हो, बता सकते हो। इसका ग्राफ देख के बताओ उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। और कोई, और कुछ। डोमेन तो बहुत सारी वैल्यूज का कलेक्शन होगा ना, सेट होगा ना। देखो डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू का सेट। जो फंक्शन है, जैसे मान लो एक फंक्शन हो गया f(x) = यहां पर क्या रहा है, x। तो ये जो x की वैल्यू का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ अगर घुमाऊंगा, तो ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये ग्राफ को कहां कहां पर कट कर सकती है। क्या कोई पार्ट छूट जाएगा जिसपे वो कट नहीं करेगी, ये बताओ, या हर जगह पे कट करेगी। ये ग्राफ जो है ना, ये एंडलेस लाइन है, कहां तक जा रही है, एकदम नीचे -∞ पे, ऊपर कहां जा रही है, +∞ तक, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमा रहा हूं, तो क्या ये ग्राफ को कट नहीं करेगी किसी जगह पे, ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या, बताओ। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ये हर जगह पे कट करेगी, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में -∞ तक जा रहा है, और वाई एक्सिस में भी कहां तक जा रहा है, +∞ तक जा रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इसका जो डोमेन होगा वो -∞ से कहां तक होगा, +∞ तक। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब अगर इसकी रेंज की बात करें, तो अगर मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ घुमा रहा हूं, तो क्या ये ग्राफ को कट करेगा सारी जगह पे, करेगा ही करेगा। ऐसा कोई पॉइंट छूट जाएगा क्या जहां वो कट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। मतलब इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, -∞ से लेके +∞। समझ में आया। अब अगर डाउट है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो अगर आपका ग्राफ ऐसा होता, अगर आप इसका रेंज डोमेन निकालते होते, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव करते, वो दोनों तरफ कट करेगा, मतलब डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞। लेकिन जब आप रेंज निकाल रहे हो तो नीचे, मतलब -∞ से 0 तक, क्या ये कहीं पर कट करेगा ग्राफ को, नहीं। कहां से कट करना स्टार्ट करेगा, 0 से लेके कहां तक, +∞ तक। तो इसका मतलब इसका रेंज कहां से कहां होगा, 0 से लेके +∞। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ग्राफ का ना आप स्विंग देख के बता सकते हो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। जैसे इसका पूरा पूरा फेस किस तरफ है, अपवर्ड है, 0 से ऊपर की तरफ है, मतलब इस वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, तो रेंज वाई एक्सिस से पता चलता है, मतलब रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके +∞। क्लियर हुआ है ये चीज, ठीक है। और कुछ ग्राफ्स दूंगा, प्रैक्टिस करके बताना। तो आइडेंटिटी फंक्शन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, रेंज क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन बताना क्या होगा, डोमेन के लिए वर्टिकल लाइन को मूव करते हैं, डोमेन क्या होगा बताओ, -∞ से लेके +∞। रेंज क्या होगा बताओ, रेंज सिर्फ ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू मान लो अगर 3 है तो उसका रेंज क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगी, और कहीं पर कट करेगी क्या, नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज। इसलिए रेंज क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ 3।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। पॉलिनोमियल में अलग अलग हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, डिपेंड्स ऑन उसकी डिग्री क्या है। अभी यहां पर एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन की बात कर रहा हूं मैं। रेंज क्या होगा, रेंज जीरो से लेके इंफिनिटी, समझ गए ये चीज, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ना आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अभी देखो कई चीजें ऐसे आप सुनते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, लेकिन नोट्स प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो उससे ना हेल्पफुल नहीं होगा आपको। तो जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे के सारे आप यूज करके उसको नोट्स बनाना है, ठीक है। फिलहाल सुन लो इसको अभी, क्योंकि करंटली यूज नहीं होगा, तो इसलिए सुन लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। तो मॉडुलस फंक्शन जो मॉड एक्स होता है वो काम क्या करता है, अंदर जो इनपुट है उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर ऑलरेडी वो नंबर पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़ा है, तो एज इट इज देगा आउटपुट में, और अगर जीरो से छोटा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे माइनस माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गए ये चीज। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा वी शेप्ड ग्राफ बनता है, जिसका जो वर्टेक्स कहां पर आता है, ओरिजिन पे आता है, ठीक है। अब इसके डोमेन की बात करता हूं मैं। डोमेन, डोमेन किससे टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। तो बताओ डोमेन क्या होगा इसका, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। रेंज क्या होगा बताओ, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी। समझ गए ये चीज। ये सब जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि इस बार से बोर्ड का पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, एमसीक्यू वाले चांसेस और उसके वेटेज बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। तो डायरेक्टली डोमेन रेंज में एमसीक्यू में पूछ देगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है एकदम अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इस फंक्शन पे। ये कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एकदम सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी तीन वैल्यू होती है, +1, 0, -1। वो x अगर देखता है x जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। x अगर जीरो के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0, और x अगर जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो जीरो पे जब x जीरो है तो f ऑफ x मतलब y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, ओरिजिन पे। समझ गए। जब x जीरो से बड़ा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और जब x जीरो से छोटा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्लियर ये चीज। अब इसका डोमेन बताओ क्या होगा, डोमेन के लिए कौन सी लाइन यूज करते हैं, वर्टिकल लाइन। देख के बताओ डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, हर जगह पे कट करेगा ग्राफ को। रेंज क्या होगा, -1, 0 और +1। रेंज मतलब ये वाली वैल्यू जो हो सकती है वो तीन ही वैल्यू, तो इसका रेंज हो गया। क्लियर ये चीज भी सबको। ये सिग्नम फंक्शन तो कम है, एक और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो बहुत ज्यादा यूज होगा, वो यहां पर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, यहां पर समझना, उसको डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से, ये स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर में एक्स। ये क्या करता है, एक्स की वैल्यू को देखता है और उसके पहले वाले इंटीजर को वो लिख देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पर मैं लिख रहा हूं -0.5, तो -0.5 के पहले आने वाला इंटीजर कौन सा है। अगर आप लोगों को कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो आप नंबर लाइन यूज करो। यहां पर क्या आ जाएगा, 0, 0 के पहले नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा, -1। तो ये जो -0.5 है वो कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा कि नहीं, -0.5। तो उसके पहले आने वाला इंटीजर कौन सा है, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो x की वैल्यू को देखेगा और उसके पहले वाला या उसके लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर है उसको वो आउटपुट पे दे देगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। अगर मान लो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 आता है, 0.5, तो 0.5 किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, मतलब उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा हो गया, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 क्या होगी इसकी वैल्यू, 2, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 क्या होगी इसकी वैल्यू,
क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी -3। समझ में आई ये चीज? अच्छा, अब इसमें ध्यान से समझना, अगर 2.5 है तो डायरेक्टली 2 ले लेते, लेकिन अगर -2.5 आता है तो हम क्या लेते हैं? -3। तो नेगेटिव में थोड़ा केयरफुल रहना है ये चीज, क्योंकि नेगेटिव में और उसके पहले वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है। अब उसका ग्राफ समझ लो कैसे होता है ग्राफ। ठीक है, तो उसके ग्राफ को समझने के लिए ना यहां पर ध्यान देना। देखो, अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 0.99 तक है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या देगा? 0 ही देगा। इसका मतलब 0 से 0.99 के बीच में तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर वैल्यू इनपुट x की वैल्यू 1 से लेके 1.9 है, 1 से लेके 1.9 है इस ब्रैकेट के अंदर में, तो इसकी वैल्यू क्या देगा? वो 1 देगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? अगर अंदर वाली वैल्यू 2 से लेके 2.9 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो देखो 2 से लेके 2.9 तक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ग्राफ ऐसा बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। याद रखना, बीच बीच में किसी भी चैप्टर में घुस जाएगा ये फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा ये कंसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए कौन सी लाइन यूज करते हैं? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाऊंगा तो क्या ये इस ग्राफ को हर जगह पे कट करेगी? बताओ जल्दी। चलो एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं हम, मान लेते हैं ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब इस वर्टिकल लाइन को हम लेफ्ट से राइट की तरफ घुमा रहे हैं, तो देखो ग्राफ को कट कर रही है कि नहीं? देखो कर रहा है ना। ऐसा कोई पॉइंट छूट जा रहा है क्या जहां पर कट नहीं हो रहा है? सारे जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब आते रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम घुमाएंगे। देखो यहां से मैं घुमा रहा हूं, नीचे से लेके ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर कट किया, फिर यहां से यहां तक कहीं कट कर रहा है क्या ग्राफ को? बताओ, नहीं हो रहा है ना कट। अगला कहां पर कट कर रहा है? सीधा -2 पे। फिर अगला कहां पर कट कर रहा है? -1 पे, फिर 0 पे, फिर 1 2 3, इस तरह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस ग्राफ को कहां कहां पर कट कर रही है? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा? ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद अब हम आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार देख लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन? इनमें से कौन से फंक्शंस हैं? गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। हो जाएगा आराम से। फर्स्ट वाला फंक्शन है कि नहीं देख के बताओ तो एक बार। है। डोमेन क्या है? करेक्ट। और रेंज क्या है? 1। ठीक है, सेकंड का बताओ क्या है? सेकंड फंक्शन है क्या? है। और उसका डोमेन क्या है? 2 4 6 8 10 ऐसा करके 14 तक। रेंज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वाला है क्या फंक्शन? नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमारे क्लास 11th में थे। ठीक है, मैं इसलिए इनको वापस उठाया हूं क्योंकि आएंगे डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में। भले ही वो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, और आए हुए हैं पहले भी, इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सब में रेंज पूछा है, लेकिन आपको डोमेन उसने या तो दिया होगा और नहीं दिया होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट रेंज उसका लेना पड़ेगा, रियल फंक्शन मान के। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर ध्यान दो, उसने क्या दे दिया है कि x किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आप क्या मान लोगे? -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी। लेकिन उसने आगे ये भी दे दिया कि x क्या है? ग्रेटर देन 0। मतलब इसका डोमेन दे दिया। x की वैल्यू मतलब डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा यहां पर? 0 से लेके इंफिनिटी। समझ गए? और रेंज की अगर बात करें तो रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का सेट उसका रेंज हो जाएगा। तो रेंज निकालने के लिए देखो कैसे करते। सबसे पहले ये जैसे डोमेन दिया हुआ है ना, उसी कंडीशन को लेके स्टार्ट करते, एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको एफ ऑफ एक्स बनाना, ये हो जाता है उसका रेंज। तो एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो एक्स से क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए?
-3, तो दोनों तरफ -3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -3x, और ये कितना हो जाएगा 0 इंटू -3, मतलब वो क्या होता है 0 ही होता है। समझ में आया ये चीज? लेकिन जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, मतलब ये डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। समझ गए ये चीज? अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है +2, तो +2 लाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो यहां पर +2 किया और यहां पर भी +2 कर दिया, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया आपका f(x) लेस देन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। समझ गए ये चीज? इसका मतलब इसका रेंज f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से लेके +2, जिसमें +2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों इंक्लूडेड नहीं होगा? क्योंकि क्या लिखा हुआ है लेस देन 0, समझ, लेस देन 2। क्लियर ये चीज? तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, 11th वाले क्वेश्चंस है, लेकिन होने चाहिए। तो ये दूसरा तरीका डोमेन और रेंज का, जब आपको अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हो। ठीक है? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, चलो इसका मुझे देख के बताओ, इस फंक्शन को देख के बताना इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये भी बताना है। पहले, सबसे पहले ग्राफ बता दो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो 4 तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताओ कौन सा बनेगा। हाँ, बी, बी, डी, डी, डी सही है। देखो क्यों ऐसा बनेगा, क्या होता है, जैसे यहां पर क्या बन रहा है, ये तुम्हारा वी शेप्ड ग्राफ, ऐसा किसका ग्राफ बनता है, यहां पर ये वाला मॉड एक्स का बनता है। समझ गए ये चीज? तो अभी मॉड एक्स मतलब y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, मतलब y की वैल्यू क्या है तुम्हारी, पॉजिटिव है, जो भी आएगा पॉजिटिव। अब अगर इसमें माइनस लगा दो बाहर में, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस मॉड एक्स, मतलब ये तो पॉजिटिव है लेकिन बाहर में क्या खड़ा है, नेगेटिव, तो उसको क्या बना देगा, नेगेटिव, मतलब y की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह का बनेगा। समझ में आया ये चीज? अब ग्राफ क्लियर हो गया, तो मुझे इसका रेंज बताओ, रेंज बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा रेंज, 0 to -∞, -∞ टू 0, 0 इसमें इंक्लूडेड होगा। और आर्यन हमेशा लेफ्ट पे ना वो नंबर लिखते हैं जो छोटा होता है, ठीक है? यस क्लियर? सर। ओके, तो -∞ टू 0 इसका रेंज हो जाएगा। ये क्लियर है ना सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। हाँ, अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में देखो आपको 3 चीजें पढ़नी है, 1 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू दोनों है। जो फंक्शन 1 1 होता है उसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, जो ऑन टू होता है उसको सरजेक्टिव बोलते हैं, और जो दोनों होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है? तो क्या होती हैं ये चीजें, इसको हम यहाँ सबसे पहले इस एरो डायग्राम से समझते हैं। ठीक है? एरो डायग्राम सबसे बेस्ट है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर मान लो हमारे पास 2 सेट्स हैं, पहला सेट ए है, दूसरा ये सेट बी है, और दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है बी से, 3 डी से, और 4 सी से। पहली कंडीशन ये देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन होने के लिए इसके सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, है, सभी की सिंगल इमेज होनी चाहिए, वो भी है, मतलब फंक्शन है। ठीक है? अब फंक्शन है तो ये 1 1 वाला फंक्शन है या नहीं, ये देखते हैं। तो 1 1 का मतलब क्या होता है, इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट, यही दोनों आपस में रिलेटेड होने चाहिए। समझ गए ये चीज? मगर अगर मान लो ऐसा 2 जो है ये इसका भी इमेज ए आता, जैसे 1 का इमेज तो ए है, 2 का भी इमेज अगर ए आता, तो इसको बोलते हैं मैनी 1। 1 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैनी 1, बिकॉज मैनी इनपुट हैज सेम आउटपुट। क्लियर हुआ ये चीज? तो अभी इस केस में एवरी इनपुट हैज ओनली 1 आउटपुट, सो ये क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है? अब ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? ऑन टू की कंडीशन है कि ये जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर ई की प्री इमेज है क्या, नहीं। एफ की प्री इमेज है क्या,
नहीं, तो इस वजह से ये ऑन टू नहीं है। तो ये वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, और ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सो इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे तो देखो, सबसे पहले ये ऑन टू है या नहीं ये बता दो। ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है क्या? ऑन टू नहीं है। ऑन टू की कंडीशन क्या है? इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां ए की प्री इमेज है क्या? नहीं। ई की प्री इमेज है क्या? नहीं। किसी भी एक की भी प्री इमेज नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 1 है क्या? 1 1 है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है। तो ये कौन सा है? मैनी 1। तो इसलिए नॉट ऑन टू एंड नॉट 1 1। क्या ये समझ में आ रहा है? दो चीजें बस चेक करने की है, 1 1 ऑन टू कैसे चेक करना है। चलो लास्ट इस पे बताओ, क्या ये 1 1 है? नहीं है 1 1। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू है क्या? यस, ये ऑन टू है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है। तो यस, ये ऑन टू होगा। ठीक है, यहां पर बताओ, क्या ये 1 1 है? क्या ये ऑन टू है? क्या ये बाइजेक्टिव है? यस, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। समझ गए ये चीज? तो ये एग्जाम्पल एकदम अच्छा है, आपकी बुक से ही मैंने लिया, एनसीईआरटी की बुक में आपको दिख जाएगा सेम एग्जाम्पल, जिसमें आप एरो डायग्राम से समझ सकते हो 1 1 और ऑन टू और 1 1 ऑन टू दोनों क्या होता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, देखो ये क्यों पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। देखो, फंक्शन जो होता है ना, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये पढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या वो फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन, ये बाद में मैं बताऊंगा, फिलहाल ये रीजन यहां तक समझ लो। एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फंक्शंस ये निकालने का सीधा फॉर्मूला है। ये भी 1 मार्क में एक बनते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। इफ एक्स एंड वाई, देख रहे हैं ना, सबको ऊपर कर देता थोड़ा। इफ एक्स एंड वाई आर टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n elements respectively, then the number of functions from x to y is n into m। ठीक है, जैसे मैं नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में भी बताया था, वैसे ही नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है इसमें? 4। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। तो इन दोनों सेट के बीच में कितने फंक्शन बन सकते हैं? तो आंसर है 24। समझ गए ये चीज? तो ये छोटे छोटे की पॉइंट और फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैं जो बुक प्रोवाइड करूंगा उसमें सब ये लिखा रहेगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ना अपने नोट्स में भी ये बनाते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं। ओके, अब टाइप ऑफ फंक्शन जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अब उसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? 1 1 या इंजेक्टिव। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो, आपने एरो डायग्राम से तो समझ लिया, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे चेक करेंगे वो चीज समझना। अब उसकी कंडीशन ये है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करें और आपको x1 और x2 ये दोनों आपस में सेम मिले, तो उस केस में हम बोलेंगे कि कोई फंक्शन क्या है? 1 1 है। मतलब ये एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को इक्वल करेंगे और ये दोनों इक्वल मिलेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। ठीक है, यहां से चीजें थोड़ा नोट डाउन करना चालू कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना फॉर 1 1, फॉर 1 1 if f of x1 is equals to f of x2 implies that
x1 is equals to x2, then function f is 1 1, then the function f is 1 1. नोट डाउन कर लिया सबने? अब ऐसा लिखने से समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल देता हूं उसमें। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं यहां पर एक फंक्शन ले रहा हूं f, which is defined on set n. ये फंक्शन किस पे डिफाइंड है? सेट n पे डिफाइंड। फंक्शन का डेफिनेशन है f of x is equals to x square. ये फंक्शन का डेफिनेशन है। अब अगर आपको बोले कि चेक करो ये 1 1 है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप ये कंडीशन चेक करोगे, f of x1 is equal to f of x2। तो सबसे पहले आप लिखोगे f of x1 is equal to f of x2, आप ऐसा लिखोगे। तो f of x1 की वैल्यू क्या है? क्या होगी? f of x अगर x स्क्वायर है तो f of x1 क्या होगा? x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अब उसके बाद मैं एक काम करता हूं, इस x2 के स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 0। समझ गए? अब इसमें लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। समझ गए ये चीज? इसके बाद आपको x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 करोगे, जिससे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? माइनस x2। ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये जब 0 करोगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? प्लस x2। क्या ये समझ में आया? अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? x1 और x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो नेगेटिव नहीं हो सकते नेचुरल नंबर, मतलब ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? x1 इज इक्वल टू x2 वाली। समझ में आया ये चीज? और आपको ये लेके आपने स्टार्ट किया और आपको ये मिल गया, ये मिल गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। तो ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। समझ गए ये चीज? ये एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें नॉट 1 1 होगा। तो नॉट 1 1 के एग्जांपल के लिए बस एक चीज मैं इसमें चेंज कर देता हूं, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज लेता हूं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर, बस एक छोटा सा पॉइंट चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं यहां पर इस n को हटा के r ले लेता हूं। फंक्शन जो है r टू r पे डिफाइंड है, ये ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा? ये सारा प्रोसेस जैसा है एज इट इज फॉलो होगा। आपको लास्ट में क्या मिलेगा? x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और क्या मिलेगा? x1 इज इक्वल टू प्लस x2। ये मिलेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही, साथ में एक ये वाली भी कंडीशन मिल रही है, और ये वाली भी कंडीशन मिल रही है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होती तो आप क्या बोलते? 1 1। लेकिन आपको इसके साथ में एक और कंडीशन मिल जा रही है, और वो क्या मिल रही है? x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो इस वजह से ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1 2, नॉट 1 1 ना। ठीक है, क्लियर ये चीज? अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखना है, तो वो भी देखो। देखो यहां पर क्या रियल नंबर के सेट पे है ये फंक्शन, कैसे डिफाइंड है? ये वाला डिफाइंड है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? देख के बताओ, बोलो जल्दी, क्या होगी? 4 होगी। f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? बोलो जल्दी, वो भी 4 होगी। तो देखो इसके लिए भी वही इमेज और इसके लिए भी वही इमेज, तो कौन सा हो गया ये फंक्शन? मैनी वन। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आप x की जो वैल्यू रखोगे वो कौन सी रखोगे? नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 जो भी रखो, सबके लिए आपको क्या मिलेगी? यूनिक इमेज मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? तो 1 1 टेस्ट करने का ये वाला तरीका, इसको नोट डाउन कर लिया ना ये मेथड आपने? ओके, अब आते हैं उसके बाद ऑन टू पे। तो ये है आपका ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है? अगर आपका रेंज ऑफ f और कोडोमेन ऑफ f दोनों सेम होता है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है? सर्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आपका फंक्शन हो जाता है सर्जेक्टिव। इसको टेस्ट करने का तरीका जो है वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं। आगे लिखना है यहां पर,
एफ ऑफ एक्स, एग्जाम्पल से नहीं, एग्जाम्पल मैं बाद में देता हूं, पहले टेस्टिंग का मेथड लिखता हूं, ठीक है। मेथड पहले लिख लो। मेथड में आएगा सबसे फर्स्ट स्टेप, पुट y is equals to f of x, put y is equals to f of x। सेकेंड आएगा solve for x in terms of y, in terms of y, solve for x in terms of y, ठीक है। थर्ड यहां इसमें ये हम मान ले रहे हैं इस तरह से ना, a to b फंक्शन जो है सेट a to p में डिफाइंड है, ठीक है। इफ फॉर ऑल b y belongs to b implies that x belongs to a, then function is onto। अब ये समझाना पड़ेगा मुझे थोड़ा एग्जांपल से, तब क्लियर होगा। पहले ये मेथड लिख लो, फिर उसके बाद अभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया स्टेप सबने, ठीक है। मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, मान लो पहले लेता हूं फंक्शन f है, वो ऑन सेट n पे डिफाइन है, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 के लिए भी यही लिया था मैंने, ऑन टू के लिए भी यही ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो स्टेप्स लिखा है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या लिखा है, सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब आप x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहां से रूट y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट y। क्या ये समझ गए? अब उसके बाद ये बोल रहा है, ये थर्ड स्टेप, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, तो यहां पर y किससे बिलोंग कर रहा है, यहां से। x किससे बिलोंग कर रहा है, यहां से। तो y n से बिलोंग कर रहा है, ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो। तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं। रिया इधर ध्यान दो, अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। y की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2। तो क्या √2, x जो √2 आए, क्या वो इससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो y की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर से पुट की, लेकिन x की वैल्यू जो है हर बार हमको नेचुरल नहीं मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? रीजन क्या हो जाएगा, फॉर y बिलोंग्स टू n वी विल गेट x इज इक्वल्स टू, फॉर y इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं, फॉर y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 विच नॉट बिलोंग्स टू n, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर? अच्छा ये टेस्ट करके मुझे बताओ, अगर मैं ये चेंज कर दिया, फंक्शन f को मैंने r टू r में डिफाइन कर दिया, बाकी सब सेम है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, पक्का? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो यार, ऐसा ऐसा करने से नहीं होगा। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप यही जैसे फॉलो किया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √y। समझ गए? अब क्या देखना है हमको, y की वैल्यू देखना है, वो किस में से आएगी, अब रियल नंबर से। तो क्या मैं y रियल रखूंगा तो हमेशा x रियल मिलेगा, यस और नो? बताओ जल्दी, बता कैसे। मान ले अगर मैं y इज इक्वल टू -2 लेता हूं, वो रियल नंबर है ना, तो x क्या आएगा बता, तेरा रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -2। क्या ये -2 रियल, √-2 रियल होता है? नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं होगा। क्लियर ये चीज? इसका देखो सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है -2 की प्री इमेज नहीं है। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब क्या है, 2 की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर अब मैं चेंज कर रहा हूं फंक्शन को f फ्रॉम r टू r प्लस। r प्लस का मतलब यहां पर क्या है पता है क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और फंक्शन एज इट इज है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सारी चीजें सेम होगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? रूट y। लेकिन अब y की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे? r प्लस से। तो अगर y की जो भी पॉजिटिव रियल वैल्यू पुट करोगे, x मतलब उसका जो रूट होगा, x जो उसका रूट है, रूट ऑफ y, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? रियल मिलेगा। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये फंक्शन ऑन टू होगा क्या? यस, ये ऑन टू होगा। तो आप समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 1 है कि ऑन टू है। y की ये वाली वैल्यू, इस सेट से आने वाली वैल्यू के लिए अगर x इस सेट से बिलोंग करेगा तो ऑन टू होगा, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब 1 1 ऑन टू दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो ये आपकी बुक की डेफिनेशन है एज इट इज जो दी हुई है। अब इसके बाद ना एक और मेथड पे आते हैं। ठीक है, 1 1 और ऑन टू टेस्ट करने का सीधा देख के भी एक मेथड है, ग्राफ से भी मेथड है, ग्राफ से भी आप बता सकते हो, और फंक्शन है कि नहीं है वो भी ग्राफ से देख के बता सकते हो। वो दोनों मेथड समझना। ये जो मेथड है इसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज होता है कोई भी ग्राफ फंक्शन है या नहीं वो बताने के लिए। अगर मान लो आप एक वर्टिकल लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट करे, तो वो जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ है। जैसे कि यहां पर अगर मान लो मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। अब इसको मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो ग्राफ को कभी भी 2 पॉइंट पे कट करेगी क्या ये लाइन? नहीं करेगी। मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? एक फंक्शन का ग्राफ। लेकिन वहीं अगर इस लाइन को मैं इधर मूव करूंगा तो ये वर्टिकल लाइन देखो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे। मतलब ये किसका ग्राफ है? ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। समझ गए कि नहीं ये चीज? ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक बताओ, इसका रीजन बताओ। क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए, जैसे x इज इक्वल टू मान लो ये 2 है, तो उसकी आपको मल्टीपल इमेज मिल रही है, 4 भी मिल रही है और क्या मिल रही है? -4। तो मल्टीपल इमेज हो गई ना, एक ही इमेज होनी चाहिए, ये कंडीशन होती। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत यूजफुल है ऑन टू है या नहीं वो चेक करने के लिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव करते हो नीचे से ऊपर की तरफ, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू 1 1 होगा। और अगर 2 जगह पे कट करेगा मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? मैनी 1। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी लाइन जो है इस ग्राफ को 2 जगह पे कट कर रही है, मतलब 2 की भी इमेज 4 आ रही है और -2 की भी इमेज क्या आ रही है? 4 आ रही है। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये मेथड भी ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पे। स्टार्ट करें? बहुत सारी चीजें हो गई, भूल तो नहीं गए ना? तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार देखो। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट फंक्शन, ये फंक्शन किस पे डिफाइन है पहले देखो ये चीज, f फ्रॉम r एस्ट्रिक टू r एस्ट्रिक। अब ये r एस्ट्रिक जो है वो क्या है वो आगे बता रहा है। फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है? 1/x। ये 1 1 है और ऑन टू है, ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि 1 1 ऑन टू दोनों है। ठीक है, अब ये जो r एस्ट्रिक है ये क्या है? ये भी इसने बताया क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो को छोड़ के। एक्चुअली क्या होता है, आर एस्ट्रिक का मतलब ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं ये चीज? ठीक है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस, ये सेकंड कंडीशन है। अभी पहले फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए देखो मैंने क्या लिखने के लिए बोला था आप लोगों को, कैसे स्टार्ट करते हैं 1 1 प्रूफ करने के लिए। f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। 1 1 टेस्ट करने का ये तरीका था। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा देख के बताओ? f ऑफ x1 1/x1 हो जाएगा।
इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिल जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2, ये आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। समझ गए ये चीज? अब ऑन टू टेस्ट करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया था, चेक करो। y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब क्या है यहां पर 1/x। समझ गए ये चीज? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको x चाहिए y के टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर 1/y। समझ गए ये चीज? अब इसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। किसमें से पुट करनी है, ये वाले सेट से। समझ रहे हो ना, ये वाले सेट से पुट करनी है। मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R एस्ट्रिक, मतलब ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो y की जो भी नॉन जीरो रियल वैल्यू पुट करोगे, क्या आपको x की वैल्यू भी नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ एक बार। मतलब ऐसी कोई y की वैल्यू बता दो जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कुछ होगा क्या? कोई भी नहीं होगा। y की वैल्यू मान लो आप जीरो तो पुट नहीं कर सकते, 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1, रियल है। मान लो आप 100 पुट कर रहे हो तो 1/100 वो भी क्या है, रियल है। आप -5 पुट कर रहे हो तो वो भी क्या आएगा, रियल आएगा। आप y की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, नॉन जीरो रियल वैल्यू, x आपको क्या मिलेगा, नॉन जीरो रियल मिलेगा। समझ में आया ये चीज? मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। द फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेंगे इस फंक्शन को, 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव। क्लियर? आर्यन समझ में आ रहा है कि नहीं, बता जल्दी। यस सर। ओके ठीक है, 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। अब इसके बाद आते आगे की कंडीशन पे, तो ध्यान देना क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। मतलब क्या बोल रहा है, क्या रिप्लेस करना है हमको, डोमेन को किससे रिप्लेस करना है, एन से। मतलब अब जो आपका फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा, एन से लेके कहां पर डिफाइन होगा, आर एस्ट्रिक पे। ये डोमेन होता है ना, डोमेन बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग द सेम एज आर। तो कोडोमेन सेम है लेकिन डोमेन को हमने बदल दिया। तो अभी भी ये रिजल्ट ट्रू है क्या, अभी भी 1 1 ऑन टू दोनों होगा क्या, ये चेक करने बोल रहा है। तो बताओ एक बार। 1 1 के लिए तो यही प्रोसेस फॉलो होगा, मतलब 1 1 तो हो गई, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा। ऑन टू की टेस्टिंग में क्या होगा, ऑन टू की जब टेस्टिंग करोगे तो आपका एज इट इज होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखोगे, फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/y। ठीक है, अब आप y की वैल्यू किससे बिलोंग करोगे, y बिलोंग्स टू किससे आएगा, ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, और चेक करोगे x बिलोंग्स टू n है या नहीं। ठीक है, तो मान लो y की वैल्यू मैं लेता हूं 2, मान लो मैंने y की वैल्यू लिया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। यहां पर रख के देखो ना, 1/2 0.5, तो क्या 0.5 नेचुरल नंबर है, नहीं है। मतलब x नॉट बिलोंग्स टू n। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आप क्या लिखोगे, फॉर y इज इक्वल्स टू 2 विच बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, मतलब इसमें से बिलोंग करता है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 विच नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए ये चीज? तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा अगर हम थोड़ी सी भी चीजें चेंज करें। क्या ये क्लियर है सभी को, कुछ डाउट? अच्छा ठीक है, देख सबसे पहले देख ये वाला पूरा प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये जैसा था ये तो वैसे ही है ना। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमको y की वैल्यू पुट करना है इसमें से पॉजिटिव रियल, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नॉन जीरो रियल वैल्यू, और चेक करना है x किससे आना चाहिए, x तुम्हारा इसमें से आना चाहिए क्योंकि तुम्हारा अब डोमेन बदल चुका है। ठीक है, तो अभी x की y की वैल्यू कुछ भी पुट कर, जैसे 2 पुट कर देगा, 2 पुट कर देगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तेरा 1/2। 1/2 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो y की इस वैल्यू के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है,
इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर ये चीज? क्लियर सबको ये? ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट ध्यान देना, ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे, तो इसलिए इस पे ध्यान देना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, चेक इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब क्या चेक करना है? 1 1। सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। ठीक है, इन सारे फंक्शंस के लिए। तो पहले मैं इस फंक्शन के पे फोकस करता हूं, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 टेस्ट करने के लिए क्या एल्गोरिदम था? f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। तो आपको क्या मिल जाएगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ऐसे ही मिलेगा। फिर आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा क्या? ये चेक करो। x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा क्या? चेक करो, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। x1 इज इक्वल टू, एक्चुअली आपकी दो वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी? प्लस माइनस x2 आएगी। तो दोनों लेंगे या सिर्फ एक ही लेंगे? वो कौन डिसाइड करेगा? देखो ये डिसाइड करेगा। नेचुरल नंबर है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2। समझ में आ गया ये चीज? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 1। क्लियर 1 1 का कंसेप्ट? ऑन टू है कि नहीं बताओ, चलो ऑन टू, ऑन टू है कि नहीं बताओ, कैसे ऑन टू टेस्ट करना है इसको हमको? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर? रूट y। ठीक है, ये आ गया। अब y की वैल्यू किस में से पुट करेंगे हम? n से। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू n, कोई भी एक वैल्यू लो, y की कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करो। क्या लेना चाहते हो? 2। y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। 2 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? y अगर 2 यहां पर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? √2। तो क्या √2 इसमें से बिलोंग कर रहा है? क्या √2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सो इट इज नॉट ऑन टू। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब इंडिविजुअली पूछूंगा मैं एक एक करके, चलो बताना। हटा दो इसको, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। हाँ, ये कौन बताएगा? अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, सॉल्व कर लो, फिर बता, फिर मैं पूछूंगा वो बताना, क्योंकि बिना सॉल्व किए अगर सोचोगे ओरली बताओगे तो गलत हो सकता है। आर्यन सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। ओके, हो गया। आगे बनाना चालू कर दे। हाँ, 1 1 है। गलत है। हाँ। हम्म हम्म सही है, ठीक है। हाँ, तो 1 1 है या नहीं? 1 1 है या नहीं? रिया 1 1 है कि नहीं है ये? क्यों नहीं है? 1 1 है या नहीं? तो पहले अगर आप अल्गोरिदम से जा रहे हो तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऐसा करोगे। फिर क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस x2, दोनों हो सकती है, प्लस x2 भी हो सकती है, माइनस x2।
अगर ये दोनों हो सकती है मतलब ये 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। या अगर एग्जाम्पल से समझना है तो ऐसे समझ लो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x की जगह पे 2 डालो तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 4। एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर -2 डालो तो वो भी क्या हो जाएगी, 4। तो ये 1 1 है क्या, नहीं है, ये क्या है, मैनी 1। समझ में आया ये चीज। अब ऑन टू टेस्ट करने जाओगे, ऑन टू, तो ऑन टू टेस्ट करने के लिए क्या बताया मैंने, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट y। समझ में। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, किसमें से पुट करेंगे, इंटीजर्स से। तो y बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में कोई भी एक नंबर लेके देखते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 2, जो कि एक इंटीजर है, जो कि एक इंटीजर है। तो अगर y 2 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। क्या √2 इंटीजर है, नहीं है। √2 भी इसमें से आना चाहिए, इंटीजर में से, लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, √2 नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। क्या ये समझ गए सभी, ठीक है, अक्षत क्लियर, ओके। यश हो गया कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं थर्ड पे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ क्या बदल दिया आप लोगों को दिख रहा है, डोमेन और कोडोमेन को इसने बदल दिया है, रियल नंबर बना दिया है दोनों, ठीक है। तो क्या आ रहा है, बना ये थर्ड सबका, माही बना क्या, 1 1 ऑन टू दोनों है, थर्ड वाला दोनों नहीं आएगा ना भाई। देखो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या करोगे, एफ ऑफ x2, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस x2। दोनों हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है। समझ गए। सेम एग्जांपल लो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। एफ ऑफ -2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, नॉट 1 1 कैसे आया। अब ऑन टू के लिए टेस्ट करते हैं, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, √y। अब y की इंटीजर वाली वैल्यू पुट करो, सॉरी इंटीजर नहीं, क्या ये रियल वैल्यू पुट करो। तो क्या सारी रियल वैल्यू पे x रियल आएगा, x रियल आएगा, नहीं। कौन सी वैल्यू पे नहीं आएगा वो बता दो। अगर y इज इक्वल टू मैं लेता हूं -2, जो कि एक रियल नंबर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √-2, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट एक बार चेक करो। फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ। बताऊं मैं, सबसे पहले आते हैं 1 1 पे। एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, मतलब x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 क्यूब। समझ गए ये चीज। इसका मतलब आपको x1 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा।
यहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर क्या है, क्यूब है, समझ रहे हो? वो स्क्वायर होने पे वो प्लस माइनस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। लेकिन -2 का क्यूब क्या होता है, -8, और +2 का क्यूब क्या होता है, +8। तो दोनों पे आपको अलग वैल्यू मिलती है, समझ में? तो जब भी अगर इसकी ऑड पावर आएगी तो ये प्लस माइनस नहीं आएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। तो अगर ये आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1। समझ गए 1 1 कैसे आया? तो जब भी ऑड पावर रहेगी और इसके ऊपर डिपेंड करके आप देख लेना वो 1 1 है या नहीं। अब आते हैं ऑन टू पे। तो ऑन टू टेस्ट करने के लिए हम क्या करना है, हमको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ y, ऐसा ही होगा। अब उसके बाद y की वैल्यू पुट करो जो किस में से आनी चाहिए, इसमें से, नेचुरल से, और उसके लिए x भी क्या आना चाहिए, नेचुरल। तो y की कोई भी एक वैल्यू ले लो, क्या लेना चाहते हो, 3 ले लेते हैं। 4 ले लूं क्या, 4 ज्यादा ठीक है, क्योंकि 3 क्यूब रूट ऑफ 3 कंफ्यूज मत हो, इसलिए 4 जो कि एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 4। तो क्यूब रूट ऑफ 4 निकालोगे तो वो क्या नेचुरल आएगा, नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा। तो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। समझ गए ये चीज? चलो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करना है इसके बाद। ये हो गया तो हटा दूं क्या मैं? फोर्थ पार्ट स्टार्ट करो इसका, फोर्थ, सॉरी फिफ्थ। हाँ, हाँ 1 1 है कि नहीं? अच्छे से सोच समझ के सारे लोग एक बार चेक करके देख लो, फिर आंसर करना है, ठीक है? सर हो गया। हाँ क्या है बताओ, आर्यन? सर 1 1 है और ऑन टू नहीं है। चलो देखते हैं एक बार। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका फिफ्थ पार्ट। तो यहां पर सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऐसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x1 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 क्यूब। ठीक है, तो यहां पर आपको x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x2। प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब है, ऑड पावर है। ठीक है ये चीज, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1। और ऑन टू जब टेस्ट करने जाओगे तो सेम प्रोसेस, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x क्यूब। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y। अब y इंटीजर वैल्यू पुट करके देख लो, यहां पर मान लो 5 ही रख दोगे तो क्यूब रूट ऑफ 5 वो इंटीजर है क्या, नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटीजर, समझ गए? इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि फंडामेंटल मैंने बताते हुए स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये मान लो कि नेक्स्ट क्लास सैटरडे में मैं खत्म कर दूंगा। सैटरडे को है ना नेक्स्ट क्लास, थोड़ा सा लगेगा तो एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर संडे को मैं ले लूंगा ITF अगर चाहिए तो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। या संडे को इसका टेस्ट ले लें क्या? हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन का।